काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ आरएसएस के समर्पित, जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जाने पहचाने जाने वाले विगत 35 सालों से जल संरक्षण और पर्यावरण के लिए काम करते हुए भारत भारती को एक आदर्श शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन नागर जी मौजूद हैं। श्री नागर ऐसी शख्सियत हैं जो माछना महोत्सव में रात्रि के 8 बजे मुख्य अतिथि बनते हैं और सुबह वहां पर सफाई करते हुए नजर आते हैं। ऐसी बिरली शख्सियत के साथ में हमें चर्चा करने का अवसर मिला है, इसके लिए हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बैतूल वाणी के सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा मैं ये जानना चाह रहा था कि आरएसएस से जुड़ने की आपको प्रेरणा कैसे मिली और अभी तक आप कौन कौन से दायित्व निभा चुके हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक में अपने गांव पर ही बना। वहीं पर हमारे गांव में संघ की शाखा लगती थी। जब हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो एक बचपन में ही संघ का स्वयंसेवक बनने का स्वाभाविक रूप से एक अवसर प्राप्त हुआ। बाद में फिर पढ़ने के लिए जब बाहर गए तो वहां पर भी और संघ के कार्यकर्ताओं से परिचय और संपर्क हुआ। कॉलेज में पढ़ने के लिए जब मैं ब्यावरा गया तो वहां पर भी संघ से संपर्क हुआ और वहीं पर फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर महाविद्यालय का और चुनाव लड़े, वहीं पर कॉलेज की राजनीति में भाग लिया और बाद में फिर वहीं से महाविद्यालय की पढ़ाई करते हुए और संघ के प्रचारक के रूप में उज्जैन में सर्वप्रथम और मैं प्रचारक के रूप में गया और वहां पर नगर में प्रचारक के रूप में कार्य किया। वहीं पर हमने शिक्षा पूर्ण की। बाद में फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर और संघ कार्य के लिए जहाँ संघ ने कहा वहां पर कार्य करने के लिए गए। आप जब बैतूल में आए थे और आपने भारत भारती का दायित्व संभाला था, उस समय भारत भारती ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग मृतप्राय स्थिति में था, लेकिन आज एक समृद्ध बन चुका है। तो इसके पीछे की क्या कहानी थी, उस समय क्या था और आज क्या है भारत भारती? मैं उसके पूर्व थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि 1992 में मैं बैतूल में संघ का जिला प्रचारक बनकर के आया और संघ कार्य का विस्तार, उसका प्रचार, दृढ़ीकरण, शाखाओं का विस्तार, संघ के भिन्न भिन्न संगठनों का और काम, इन सब में और 5-6 वर्ष तक मैंने काम किया। और उसी समय भारत भारती का जो शिक्षा संस्थान है ये लगभग आवासीय विद्यालय वहाँ बंद हो गया था। केवल अनुदान प्राप्त विद्यालय वहाँ आसपास के 8-10 गांव से विद्यार्थी आते थे, वहाँ पढ़ते थे और संघ की शाखा भी लगती थी, इस कारण वहाँ जाना होता था। तो मालूम पड़ा कि विद्यालय लगभग बंद हो गया है। तो वहाँ उस समय जो उसके संचालक थे आदरणीय मुरलीधर जी तुलसियान, उनसे बात की और उन्होंने फिर वो विद्यालय जो है वो विद्या भारती के मार्गदर्शन में उन्होंने दे दिया और उसके बाद में फिर मुझे और भारत भारती का काम दिया। भारत भारती बहुत बड़ा प्रकल्प था, देश में उसका बहुत बड़ा नाम था। एक जमाने में भारत भारती मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता था, सारे देश भर के विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे। आज भी देश के किसी भी प्रांत में अगर हम जाएंगे तो आपको भारत भारती के विद्यार्थी मिलेंगे, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हो, धीरे धीरे उसका एक ऐसा समय आया कि वो बंद हो गया। लेकिन विद्या भारती के मार्गदर्शन में आने के बाद में एक प्रकार से 96-97 में और उसका रिस्टार्ट हुआ, पुनश्च हरिओम हुआ जिसे कहना चाहिए। और जमीन भी वहाँ की 6-7 एकड़ लगभग केवल बची थी। बाद में फिर से और जमीन जिन लोगों ने ले ली थी उनसे वापस ली। धीरे धीरे आज 50 एकड़ से अधिक जमीन भारत भारती के पास में हुई। भारत भारती में पूरा छात्रावास प्रारंभ किया गया और छात्रावास प्रारंभ करने के साथ साथ चूंकि हमारा बैतूल जिला ये ट्राइबल जिला है और यहाँ शिक्षा की कमी उस जमाने में थी,
बहुत कम शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, इसलिए शिक्षा के माध्यम से हमने पूरे जिले के 500 गांव में एकल विद्यालय प्रारंभ की ताकि यहाँ की शिक्षा का स्तर बढ़े। तो जनजाति बच्चों के छात्रावास प्रारंभ किए आवासीय विद्यालयों के साथ में, तो एक शिक्षा का प्रचार प्रसार का एक केंद्र वहां पर बना। और इसके साथ ही क्योंकि हमारा जिला एक वन क्षेत्र होने के बाद भी जल की कमी से लगातार जूझता रहता था, इसलिए उसको जल प्रशिक्षण का केंद्र भी हमने बनाया। वहां पर अनेक प्रयोग प्रारंभ किए धीरे धीरे। बाद में फिर रोजगार की दृष्टि से लोगों को आसपास के रोजगार प्रारंभ मिले, उसके लिए हमने वहाँ एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का प्रारंभ किया। और जिले में लोगों को जैविक कृषि, गो आधारित कृषि हमारे यहाँ पर होती है, और इसलिए उस आधार पर लोगों को सिखाया जाए कि जैविक कृषि कैसे करें। तो वहां पर जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया, और उसके साथ में हमने एक अच्छी गौशाला वहां पर स्थापित की, जहाँ पर 7-8 नस्ल की हमारे देसी वंश की गायें और वहां पर जिनका पालन होता है। तो ऐसे धीरे धीरे वहां एक चिकित्सालय का प्रारंभ किया। फिर उसके साथ में ही भिन्न भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण की गतिविधियां, जनजातीय शिक्षा के केंद्र की गतिविधियां, औषधीय उद्यान को लेकर के काम किया। तो ऐसे अनेक ग्राम विकास के कार्य का केंद्र बना करके और भारत भारती शिक्षण संस्थान प्रारंभ हुआ। उसमें विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का, समाज के लोगों का, यहाँ के जो उस जमाने में सांसद थे विजय कुमार जी खंडेलवाल, मुन्नी भैया, ऐसे जनप्रतिनिधियों का और समाज के बहुत लोगों का उसमें हमको सहयोग मिला, जो आज भारत भारती इस रूप में एक आदर्श शिक्षा केंद्र के रूप में खड़ा है। बोरी बंधान बांधकर जला आपूर्ति का साधन बना दिया। बोरी बंधान बांधकर जला आपूर्ति का साधन बना दिया। पसीना बहाकर और खंती खोदकर अपने जुनून से परिचय करा दिया। पसीना बहाकर और खंती खोदकर अपने जुनून से परिचय करा दिया। नदियों को सदा नीरा बनाने के लिए, नदियों को सदा नीरा बनाने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं शामिल, और गंगा अवतरण अभियान चलाकर सोना घाटी की पहाड़ी को हरा भरा कर दिया। आपने गंगा अवतरण अभियान भी चलाया था। ऐसे चर्चा चलती है कि ये काम JCB से भी हो सकता था, पोकलेन से हो सकता था, क्योंकि आपने तो मतलब ये साबित कर दिया कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इसके पीछे की क्या कहानी? जी बिल्कुल, इसके पीछे की कहानी तो इस प्रकार की है कि मैंने 2006-7 में बैतूल जिले की पदयात्रा की, और इस पदयात्रा में ध्यान में आया कि बैतूल जिले में धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, और पर्याप्त वर्षा होने के बाद भी यहाँ पर मार्च अप्रैल से ही पानी की कमी हो जाती है। यहाँ के अनेक जो गांव हैं या कुछ ब्लॉक भी जो हमारा 8 जैसा है वो रेड जोन में चला जाता है पानी की दृष्टि से, भूगर्भ जल की दृष्टि से। तो इसलिए कुछ न कुछ काम जो है वो इस जिले के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जो सब किया है समाज ने ही किया है, और इसलिए समाज के सहयोग लेकर के ही ये काम किया जाए। और उसके लिए पदयात्रा के माध्यम से बहुत सारी बातें ध्यान में आई। यहाँ का जो जनजातीय समाज है वो जो लगातार काम करता रहता है, उसके माध्यम से कुछ सीखने को मिला। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जिले में बोरी बंधान के काम शुरू हुए, स्टाफ डैम के काम शुरू हुए। बाद में फिर जब ध्यान में आया कि जो पानी हमारे यहाँ पर रुकता था वो पहाड़ों पर रुकता था, वहीं पर से झरने चलते थे, वहीं पर से नदियां चलती थी, और हमारे पहाड़ धीरे धीरे वृक्ष विहीन होते जा रहे हैं। और इसलिए उन पहाड़ों पर अगर हरियाली लाना है तो हमको वर्षा जल का संरक्षण करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से सबसे पहले हमने मॉडल के रूप में सोना घाटी पहाड़ी का चयन किया। उसके पीछे की ये कहानी है कि 2014 में जब पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की जन्म शताब्दी का वर्ष आया, तो भारत भारती में धूमधाम से हमने एक बड़ा आयोजन उनकी जन्म शताब्दी पर किया। और उसी समय ये ध्यान में आया कि उन्होंने जो उनकी कविता है सतपुड़ा के घने जंगल ऊमते अनबने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे चार मुर्गे, वो मैं उसको एक प्रकार से कविता नहीं जंगल की एक आरती समझता हूँ। तो उस कविता का जब मालूम पड़ा कि वो कविता उन्होंने उस सोना घाटी के ऊपर बैठ कर के लिखी है, तो देखा कि वो जहां पर लिखी थी वहां तो पेड़ पौधे खत्म हो गए, वो पहाड़ी बंजर हो चुकी है। और इसलिए क्यों ना भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर श्रद्धांजलि देना है तो इसी पहाड़ी को फिर से हरा भरा किया जाए। तो हमने फिर 2014 से कुछ पेड़ पौधे लगाना वहां प्रारंभ किए, लेकिन सफलता हमको नहीं मिली क्योंकि वो सूख जाते थे। और इसलिए फिर 2016-17 में गंगा अवतरण अभियान की कल्पना आई। गंगा अवतरण अभियान की दिशा में अगर कहानी को लेकर के अगर हम बात करेंगे
तो हमको ध्यान में आएगा कि हिमालय पर वर्षा होती थी और पानी चला जाता था, बह जाता था। तो फिर भगीरथ के पूर्वजों ने वहां पर अनेक प्रकार के काम किए। कुछ ने वहां पेड़ पौधे लगाए, कुछ ने वहां पर पानी रोकने का प्रयास किया। 60,000 सगर पुत्रों ने काम किया, राजा दिलीप ने गायें चराई, तो सब बहुत सारे काम वहां किया। तब भगीरथ ने फिर छोटी छोटी नदियां निकाली, अलकनंदा, भगीरथी, जानवी, सबको मिला करके गंगा को लेकर के आए। तो पहाड़ पर पानी रोकना, पहाड़ पर पानी रुके, ये प्रयास करना है। और इसके लिए शिव जी को उन्होंने तैयार किया, शिव जी की तपस्या की, शिव की जटा में पानी रोका। ये शिव की जटा है, वस्तुतः वृक्ष की जड़ें ही हैं, वृक्ष की डालियां ही हैं, और इसलिए वृक्ष लगाना, पौधे लगाना, पेड़ लगाना। तो इसलिए हमने सबसे पहले वहां पर पानी रोकने के लिए खंतिया खोदने, कंट्रोल टेंच बनाने का काम शुरू किया, और इसके लिए बिना किसी सरकारी सहयोग के जनमानस को उसके लिए तैयार किया। बैतूल की भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, पर्यावरणीय संगठनों से बात की, आसपास के गांव के लोगों से बात की, और जो इस क्षेत्र में रुचि रखते थे उन लोगों का सहयोग लिया, और धीरे धीरे हमने उस पर 10,000 से ज्यादा कंट्रोल टेंच बनाए, और 32,000 से ज्यादा उस समय पौधे लगाए, और जो पेड़ों के पुराने जो ठूंठ रह गए थे उनको फिर से संरक्षित करके फिर से उसको और पल्लवित पुष्पित करने का प्रयास किया। और आज हम देखेंगे एक उस बात को लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। जब हमने काम प्रारंभ किया था तो 2016-17 में हमने 10 साल का लक्ष्य लिया था, 1-2 साल अभी बचे। कहा कि 10 साल में हम जंगल खड़ा कर देंगे। तो निश्चित रूप से बैतूल के लोगों का परिश्रम, उनकी मेहनत और सामूहिक प्रयास से एक इतना बड़ा काम हो सकता है, ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक उदाहरण है। सोना घाटी आज फिर से लहला रही है, और फिर से सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनबने जंगल, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उसी को आधार मान करके फिर जिले की 75 पहाड़ियों पर फिर हरियाली का काम यहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू किया अपने प्रयासों के द्वारा, और बाद में फिर मनरेगा के माध्यम से वही काम फिर सरकार ने भी प्रारंभ किया। और हमने तो 1 लाख ही खंतियां बनाई, लेकिन सरकार ने 10 लाख से ज्यादा खंतियां जिले में बनी। उसके कारण अपने जिले के भूगर्भ जल में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अगर कोई सर्वे उस नाते से अगर करेगा तो ध्यान में आएगा, इनके माध्यम से पूरे जिले में भूगर्भ जल हमारे यहाँ पर बढ़ा है, जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हमारे जिले में हुई। भाई साहब, अभी तक के पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जो आप काम करते आए, तो इसके लिए आपको कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कौन-कौन से पुरस्कार थे वो? पुरस्कार, एक तो जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का है, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के एक जल प्रहरी का पुरस्कार 2019 में दिया। उस अगले वर्ष फिर एक वाटर हीरो का पुरस्कार, जो नदियों को लेकर के उनका पुरस्कार था, नदी में जल रोकने को लेकर के वो पुरस्कार मिला। बाद में फिर एक भावराव देवरस पुरस्कार, देश का बड़ा पुरस्कार है, वो पुरस्कार भूगर्भ जल संवर्धन को लेकर के वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऐसे 3 बड़े पुरस्कार जो है वो जल के क्षेत्र में और भूगर्भ के क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से यानी सरकार से पानी वाले नागर बाबा बन गए आप जिले के लिए, ये अपन कह सकते हैं। बैतूल के लोगों की एक ये उपलब्धि है, जी। और यहाँ का जो जनजातीय समाज है और उसका मार्गदर्शन है, जो आज पानी को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, और बैतूल की जो ख्याति है वो सारे देश भर में हुई। इस सतपुड़ा की जो जलकुंभी थी, उसको भी आपने काफी जन सहयोग से साफ करने का उसका भी प्रयास बड़ा किया रोचक था। इतिहास है। फिर उसमें मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। उसका एक बार हम बोरी बंधान बनाने के लिए वहीं पर बगडोला के पास में गांव में गए थे, तो वहां सारणी के सभी लोग आए थे बोरी बंधान के लिए। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा के जो जलाशय है उसमें जो एक चाइनीज झालर करके एक जल खरपतवार है, वो इतनी इस प्रकार से फैल गई है कि पानी का एक जरा सा भी हिस्सा नहीं दिखता है। तो हमने कहा चलो चल के देखते हैं। तो हमने जलाशय को जाकर के देखा, तो वो एक जमाने में जो सागर जैसा लहराता था, वो गोल्फ का मैदान जैसा एकदम मुझे लगा। मेरे देख करके मुझे बड़ा आंखों में आंसू आ गए कि एक जमाने में हमारा इतना बड़ी जल संरचना है और ये कैसे है और इस प्रकार से समाप्त होती जा रही है। उस दिन हमने प्रतिज्ञा की कि इसको हम, तब मैंने पूछा कि कैसे, तो बोले अनेक प्रकार के प्रयास हुए इसके, लेकिन ये साफ नहीं हो रही है। इसलिए हमने कहा कि मानव श्रम से और समाज के सहयोग से इसको साफ करेंगे। तो लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है। हमने कहा सब संभव होता है अगर हम प्रयास करेंगे तो। वहाँ के जो सामाजिक संगठन है, मजदूरों के संगठन है, शिक्षा के संगठन है, उन सब से बात करके और एक अभियान प्रारंभ किया, और जल को उसको निकालने का, जल खरपतवार को पहले अपने जो वहाँ के नाविक थे, जो मछुआरे थे, उनसे हमने सहयोग लिया, और उन्होंने एक जाल बनाया, उसके माध्यम से और काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे हम बहुत बड़ी मात्रा में और उस जल खरपतवार को साफ कर पाए थे कि तब तक कोरोना आ गया,
और कोरोना के बाद वो काम हमको बंद कर देना पड़ा। लेकिन अगले साल फिर हमने 3 साल का लक्ष्य लिया था कि 3 साल में साफ करेंगे। उसके लिए हमको कोल माइंस के वर्कशॉप ने हमको एक मशीन बना करके दी थी। वहाँ के एमपीईबी ने हमको और विद्युत कनेक्शन दिया था कि आप मोटर चला सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे सभी ने मिलकर के हमको, नगर पालिका ने हमको जेसीबी दी, लोगों ने ट्रैक्टर दिए, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं स्थानीय लोगों ने दी और वो एक प्रकार से निःशुल्क काम इतना बड़ा वहाँ का हमने अगले वर्ष फिर से प्रारंभ किया। लेकिन अगले वर्ष फिर हम उसको साफ करना चाह रहे थे, तब तक फिर कोरोना आ गया। लेकिन तब तक हमको ध्यान में आया कि इस जल खरपतवार को खाने वाले कीड़े भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हुए हैं। हमने उनसे संपर्क किया वहाँ के, और जो सारणी का जो हमारा पावर हाउस है उसके मैनेजर के माध्यम से उनसे संपर्क हुआ और फिर उन्होंने वो उस जल खरपतवार को खाने वाले कीड़े उसमें छोड़े। हमने भी लगातार प्रयास किए और धीरे धीरे हमको उस चाइनीज झालर से मुक्ति मिली और एक ये जन आंदोलन बना। हमारे जिले के सांसद दुर्गादास उइके जी ने इसको 2 बार लोकसभा में उठाया। हमारे विधायक सारिणी के डागरे जी ने इसको विधानसभा में उठाया। जनप्रतिनिधियों ने, समाज ने, संगठनों ने, सबने मिलकर के प्रयास किया और उसका परिणाम ये कि आज 3,000 हेक्टेयर का हमारा सतपुड़ा जलाशय पुनः एक सागर की तरह लहरा ला रहा है। ये भी एक समाज के आंदोलन के माध्यम से कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, ये उसका उदाहरण। ये जो गंगा अवतरण अभियान आपने चलाया था पूना घाटी की पहाड़ी, इसे क्या जन अभियान परिषद के माध्यम से पूरे प्रदेश में भी लागू करने का कोई योजना है आपकी इस टाइप की? बिल्कुल, ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, ये एक प्रकार से उसी प्रकार का एक अभियान है कि हमारे प्रदेश में जितने भी जलाशय है, जितने भी हमारी प्राचीन जल संरचना है, उन जल संरचनाओं का समाज की ओर ध्यान आकर्षित करना, उनका घेरीकरण करना, उनको स्वच्छ करना और साथ में सरकार की योजनाओं के माध्यम से नई-नई जल संरचनाओं का निर्माण करना, अमृत सरोवर बनाना, मेढ़बंधान के काम करना, वर्षा जल का संरक्षण किस प्रकार से हो। और इसलिए इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 30 मार्च से लेकर के और जून का 3 महीने का इस कालखंड में सरकार ने बहुत बड़े-बड़े तो काम किए, लेकिन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने इस जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश की और 2200 से ज्यादा पुरानी बावड़ियों को स्वच्छ किया, अनेक कुओं को साफ किया, नदी घाट और नदियों की स्वच्छता, तालाबों की स्वच्छता। इस प्रकार से हमने 40 लाख लोगों की जन भागीदारी हमारे नेटवर्क के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान में की। इसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की और ये विषय देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा कि मध्य प्रदेश में और जन भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से एक बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ। ये बहुत कम लोग जानते हैं बैतूल के, और हम हमारे दर्शकों को सहित जिले वासियों को भी ये बताना चाहते हैं कि श्री नागर जी के समर्पण की पराकाष्ठा क्या है। भारत भारती सभी ने ये नाम सुना है, लेकिन आपको ये जान के ताजुब होगा कि इसी समर्पण के कारण श्री नागर जी ने अपने पुत्र और पुत्री का नाम, पुत्र का नाम भारत और बिटिया का नाम भारती रखा है। आपके समर्पण का कोई जवाब नहीं है। तो ये आपने मतलब कैसे? नहीं, दोनों का जन्म यहीं पर हुआ। तो एक प्रकार से मन में सहज ही विचार आया कि जो भी एक जन्म कुंडली के हिसाब से, बाकी सारी चीजें के हिसाब से तो लोग अपना नाम रखते हैं। तो हमने कहा कि अपना पूरा जो जीवन है, वन लाइफ वन मिशन एक प्रकार से भारत भारती में हुआ है और उसी को हमने और अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान करके काम किया है। तो जब बच्चे का हमारे यहाँ जन्म होने वाला था तो हमने विचार किया कि बिटिया हुई तो उसका नाम भारती रखेंगे और बेटा हुआ तो भारत रखेंगे। पहले बिटिया हुई तो उसका नाम भारती रखा। दूसरी बार जब फिर बच्चे का जन्म हुआ तो हमने कहा कि अगर बिटिया हुई तो विद्या रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो भारत रखेंगे। तो अगर बिटिया होती है तो विद्या भारती हो जाएगा, क्योंकि विद्या भारती भारत भारती एक ही है और बेटा हुआ तो भारत भारती। तो इस प्रकार से भारत भारती दोनों बच्चों के नाम हुए। तो ये तो एक हमारी मातृ संस्था है विद्या भारती। तो एक क्योंकि उसी के माध्यम से हमको और पुत्र पुत्री प्राप्त हुए हैं, इसलिए सहज ही मन में विचार आया था, इसलिए ये दोनों के नाम रखे हैं। कई बार ये लोग पूछते हैं कि आप आगे चल करके कि भारत भारती जो है बच्चों के नाम से आपने स्कूल का नाम रखा है, तो हमने कहा नहीं, ये स्कूल तो बहुत पुराना है, भारत भारती तो स्कूल के नाम पर रखा। अपने जिले में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो एंटी गवर्नमेंट काम कर चुके हैं,
उसके बावजूद अपने यहाँ करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे प्रधान हो गया, अंतरा हो गया है। इसकी जानकारी आपको है क्या? एनजीओ की जानकारी है। बहुत सारे एनजीओ समाज में काम कर रहे हैं और जो उस प्रकार के एनजीओ जो समाज विरोधी काम करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं या जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको केंद्र सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया है और ऐसे हजारों एनजीओ जो है उनकी जो फॉरेन फंडिंग थी वो बंद हुई है। तो ऐसे एनजीओ जो काम कर रहे हैं, तो अगर अपने जिले में इस प्रकार के कोई एनजीओ काम करेंगे और उनकी इस प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियां ध्यान में आएगी, तो हम सरकार को इस बात को लेकर के संज्ञान लेकर के आएंगे ताकि वो इस जिले में काम नहीं करे, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जैसे एक मामला सामने आया था, जो राहुल गांधी की जो पद यात्रा निकली थी, उसमें प्रधान संस्था के जो फाउंडर और चेयरमैन वगैरह इन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उससे एमओयू किया है। ये बैतूल जिले में भी काम कर रहे हैं, तो कुछ आदिवासियों का भला कर रहे हैं या जिले का भला हो भी रहा है या नहीं हो पा कि रहा? देखिए एनजीओ का कोई राजनीतिक दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से एनजीओ का विरोध करना या उसका बंद करना ये आधार नहीं माना जाता है। कोई भी स्वतंत्र है अपना राजनीतिक काम करने के लिए, उस करने जो भी करता है वो। एनजीओ का अपना एक काम करने का प्रकार है, वो समाज के हित में काम करे और जिस काम के लिए उसने अपना चयन किया है उस दिशा में वो काम करे, लोगों का भला हो, तो फिर उसकी विचारधारा जो हो सकती है। लेकिन अगर समाज विरोधी काम करेगा तो निश्चित रूप से और उसको पेन किया जाए। पांचा गांव पूरी तरीके से सौर ऊर्जा, इसमें आपकी भी बहुत अथक मेहनत है। तो मध्य प्रदेश के और भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर ये काम होना चाहिए, तो क्या आपका आगे की योजना है कि अपन जन अभियान परिषद के माध्यम से उनको भी सौर ऊर्जा से लबरेज करेंगे? नहीं, बाचा का जो सौर ऊर्जा के लिए चयन हुआ था, वो केंद्र सरकार में उस समय जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने जब एक इवेंट किया था, नेशनल इवेंट, उसमें उन्होंने कि सोलर के माध्यम से भोजन बनाने का और साधन जो है वो कौन-कौन बना सकता है, तो उस समय आईआईटी मुंबई और एनआईटी कुरुक्षेत्र ये प्रथम द्वितीय आए थे। तो वो उसका प्रयोग करना चाहते थे कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाए। तो फिर बाचा चूँकि पहले से ही वहाँ पर हम काम कर रहे थे आदर्श गाँव की दृष्टि से और उस गाँव के स्वच्छता को लेकर के, पानी को लेकर के, तो वहाँ के लोगों से जब बात की तो वो सहर्ष तैयार हो गए और इसलिए वहाँ पर सोलर चूल्हे का उपयोग उस गाँव में उस दृष्टि से किया। तो ये एक प्रयोग है कि वो कितना सफल है। अभी तो वहाँ पर भी भोजन को लेकर के, क्योंकि जो चूल्हे थे उसमें कहीं न कहीं अभी खराबी आई है और बैटरी भी 6 साल के लिए थी, 6 साल पूरे हो गए हैं। दोबारा बैटरी खरीदने के लिए हमने सरकार को लिखा है, क्योंकि बिजली बिजली के रूप में अभी वहाँ के लोग उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग भोजन के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। तो बाचा में एक प्रयोग के तौर पर किया था, आईआईटी मुंबई ने उस पर पूरा शोध किया है और शोध करके सरकार को देंगे, उसके आधार पर, क्योंकि वो सिस्टम बहुत महँगा था। एक ही सिस्टम जो 70-80 हज़ार का लगभग पड़ रहा था, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं थी। तो एक प्रयोग के तौर पर कि प्रयोग कैसा है, तो क्योंकि बैटरी सिस्टम के माध्यम से चलता है, बैटरी महँगी आती है। तो एक प्रयोग हुआ था जो एक सफल प्रयोग है। आगे चल कर के सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी तो उस आधार पर फिर अन्य गाँव में भी उसका प्रयोग करेंगे। बैतूल जिला राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पटल पर छाया हुआ इस समय। केंद्रीय राज्य मंत्री बैतूल जिले से हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैतूल जिले से हैं, अनिल माधव दवे जी जैसे उपाध्यक्ष जो रह चुके थे, उनकी जगह पे आज आपको नवाजा गया है। तो ऐसे में अपने जिले में विकास की क्या संभावनाओं के प्रयास किए जाएंगे आपकी ओर से? बिल्कुल, बैतूल जिला राष्ट्रीय क्षितिज पर आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि बैतूल जिला हमारे राष्ट्र के केंद्र बिंदु में है। यहाँ पर अखंड भारत का केंद्र बिंदु बना है और इसलिए जो केंद्र बिंदु रहता है, वहाँ पर जो काम होता है, वो सारा देश की निगाह उसके ऊपर रहती है। और इस दृष्टि से मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी ने कहा था, उनके अनुभव के आधार पर वो यहाँ की जेल में रहे हैं और उन्होंने कहा था कि बैतूल जब खड़ा हो जाएगा, तब भारत खड़ा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र खड़ा हो जाएगा, ऐसा वो बोलते थे। तो आज बैतूल खड़ा हो रहा है, राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, सभी प्रकार से, और बैतूल की उन्नति हो रही है। और बैतूल का अगर हम देखेंगे पिछले 20-25 वर्ष का आर्थिक उन्नति, तो सिंचाई के क्षेत्र में, यहाँ की वनोपज के क्षेत्र में, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ का जो बाकी सारी जितने भी प्रकार की उन्नति हुई है, ये 20-25 वर्षों में बैतूल जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। और आज हमको राजनीतिक नेतृत्व के रूप में दो बड़े
और हेमंत खंडेलवाल जी और दुर्गादास उइके जी दो नेतृत्व प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से बैतूल की उन्नति में चार चांद लगेंगे और बैतूल जो है वो पंख लगा करके सभी प्रकार से आगे जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास भाई साहब ये बताइए कि परिसीमन के बाद अगर लोकसभा से सामान्य हुई तो आप बैतूल से चुनाव लड़ेंगे या राजगढ़ से? है। कुछ प्रश्न जो है वो काल्पनिक भी होते हैं और भविष्य की गर्त में क्या है पता नहीं। मैं तो संगठन ने जो काम दिया, संगठन ने जब जहां-जहां प्रचारक बना करके भेजा वहां गया और संगठन ने लेकिन अब कहा तो आप कि भाजपा में आ गए ना। एक स्थान पर काम, वो भी संगठन का ही आदेश, या तो संगठन का ही आदेश चलता है सब प्रकार से। जी। और परिसीमन का तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्या होने वाला है किस प्रकार से है, लेकिन निश्चित रूप से। और संगठन ने मुझे आज एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है पूरे मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से खड़ा करना और उसका गांव-गांव तक 23,000 पंचायत तक, 55,000 गांव तक उसका विस्तार करना। अभी हमारा प्राथमिक लक्ष्य यही है कि हम आगामी कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को तब गांव-गांव पहुंचाने के लिए उसको खड़ा करें और फिर संगठन जैसा भी आदेश करे उसका पालन। थोड़ा सा जन अभियान परिषद के ढांचे के बारे में और इसके कार्यों के बारे में थोड़ा सा बताइए ना भाई साहब। बिल्कुल, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद सरकार की योजनाओं का जन-जन तक क्रियान्वयन हो और साथ में ही सरकार की योजनाओं में जनता की भागीदारी हो। तो ये एक प्रकार से स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन, इन 3 बातों को लेकर के मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद काम करती है और उसके लिए उसका अपना एक पूरा एक स्ट्रक्चर काम करने का है। हमारी सबसे पंचायत स्तर तक हमारी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियाँ हैं, जो 23,000 पंचायतों में है। फिर उसके सभी सदस्य जो है वो गाँव-गाँव में हैं। उसके ऊपर हमारी नवांकुर संस्थाएँ हैं, जो उनके मार्गदर्शन का काम करती है। वो एक ब्लॉक में 5 नवांकुर संस्थाएँ हैं। तो ऐसे पूरे प्रदेश में हमारे एक ब्लॉक में 5 सेक्टर है। ऐसे मिलाकर के 1565 नवांकुर संस्थाएँ हैं। हर ब्लॉक में बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू का हमारा एक डिग्री कोर्स चलता है, जो मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम उन्होंने हमको नाम दिया है, सीएमसीएलडीपी वाला। तो उसके माध्यम से हर ब्लॉक में 200 विद्यार्थी और 5 मेंटर्स का हमारा एक नेटवर्क है। उसके ऊपर हमारे विकासखंड समन्वयक, फिर जिला समन्वयक, संभाग समन्वयक और प्रदेश में 10-15 लोगों की टास्क मैनेजर की हमारी टीम है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा पूरा मार्गदर्शन करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो इस नेटवर्क के माध्यम से हम नीचे तक सरकार की योजनाओं को लेकर के जाते हैं और उन योजनाओं में जनता की भागीदारी हो। क्या सरकार का काम करने का एक निश्चित फ्रेमवर्क है, उसमें सरकार काम करती है। तो उस फ्रेमवर्क से बाहर जाकर के जनता को उस योजना में भागीदार बनाना। गांव में कोई जल के लिए काम हो रहा है तो तालाब खोद रहा है तो हम लोग, हमारे गांव के लिए काम हो रहा है तो जनता भी उसमें भागीदार बने, अपना गांव स्वच्छ रहे, अपना गांव समरस रहे, अपने गांव जो है वो स्वस्थ रहे, उसके लिए समाज के लोग भी सहयोग करें सरकार के साथ में। तो इस प्रकार से एक सरकार की योजनाओं तक जनता तक पहुंचाना और जनता के इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाना। तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ये पुल के रूप में, ब्रिज के रूप में ये काम करता है पूरे मध्य प्रदेश में और उसके माध्यम से फिर सरकार की जितने भी, चाहे वो प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हों या मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, उन योजनाओं का क्रियान्वयन इस नेटवर्क के माध्यम से करते हैं। जैसे अभी आपने गर्मी के दिनों में जल गंगा अभियान चलाया था, कुएं बावड़ियों की आज तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। हमने पुरानी बावड़ियों को, जो 2200 बावड़ियां थी जो उपेक्षित हो गई थी, जो मिट्टी से भर गई थी, लोग कचरा घर बना दिया था, उन सब बावड़ियों को हमने स्वच्छ किया और गंगा दशहरे के दिन, विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन हमने बावड़ी उत्सव मनाया। स्वयं मुख्यमंत्री जी बावड़ी उत्सव में थे और उन बावड़ियों का पूजन किया और बावड़ियां फिर से वो हमारे और जल आपूर्ति में काम आए, इसके लिए हमने उस बावड़ियों को अभी जीवित करने के लिए लगातार समाज का ध्यान किया है। उसके बाद में फिर हमने एक अभियान और चलाया, नवांकुर सखी अभियान। इस पर्यावरण से एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है, उससे जोड़ने के लिए हमने नवांकुर सखी अभियान चलाया। उसके लिए हमने प्रत्येक सेक्टर में 11-11 पौधे 100 महिलाओं को दिए हैं और पूरे प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा पौधे हमने वितरण किए, जो अगले साल पेड़ लगाने के लिए हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या में हमने इसमें महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा है और अभी इसी प्रकार से एक वर्तमान में गतिविधि चल रही है हमारा माटी गणेश, सिद्ध गणेश। मुख्यमंत्री जी ने और इस अभियान को प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हमने, हम सब जानते हैं कि गणेश उत्सव जो है सारे देश भर में धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो वास्तविक उद्देश्य था
प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ अपने आप को समर्पित करना। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे तो लोग उस बात को भूल गए और हमारी नदियां प्रदूषित होने लगी, हमारे तालाब प्रदूषित होने लगे और ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकार से लोग मूल बात को भूल करके और आधुनिकता में आ गए। गणेश उत्सव 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने प्रारंभ किया था। देश में क्रांति की ज्वाला लगे, लोग देशभक्ति सीखें और उसके माध्यम से अंग्रेज देश छोड़ करके जाएं। लेकिन आज उसका भाव भूल गए और केवल नाच गाना, डीजे बजाना, फिल्मी गीत बजाना, तो समाज का ध्यान उस पर आकर्षित करना। उसके लिए हमने एक अभियान प्रारंभ किया, मिट्टी गणेश सिद्ध गणेश, की हम अपने हाथों से भगवान गणेश की अपने घर आंगन की मिट्टी लेकर के, अपने खेत की मिट्टी लेकर के और गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे और अपने घर में विराजित करेंगे। ये जो अन्य धातु की पीओपी की या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां आती है, ये न केवल हमारे जल को प्रदूषित करती है, हमारी जल संरचना को प्रदूषित करती है, बाकी हमको प्रकृति से भी नहीं जोड़ती है। और इसलिए सारे प्रदेश में, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति मिलती नहीं है, तो इसलिए हमने मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में प्रशिक्षण के केंद्र बनाए। नर्मदा समग्र से हमने उसके लिए एमओयू किया और उसके माध्यम से प्रशिक्षक हमने सब दूर भेजे हैं और पूरे प्रदेश के 10 लाख घरों में हमने लक्ष्य लिया कि इस बार हम माटी गणेश बिठाएंगे और उनका पूजन करेंगे। तो यह न केवल पर्यावरण संरक्षण का है, अपितु देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को अपनी मिट्टी और प्रकृति से जोड़ने का एक अभियान। मैंने आपके कार्यों को बहुत करीब से देखने का भी मुझे अवसर मिला है, चाहे वो पर्यावरण का काम हो, चाहे वो जल संरक्षण का काम हो। 2 लाइन मैंने आपके लिए स्वयं लिखी है, उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आएगी। कि नदी पर्वत जंगल झरने, नदी पर्वत जंगल झरने सबसे करते हैं प्यार और धरती माँ को संवारने का हमेशा करते हैं विचार। धरती माँ को संवारने का हमेशा करते हैं विचार और पेड़ों की हरियाली और फूलों की खुशबू में ढूंढते हैं जीवन का सार। पेड़ों की हरियाली और फूलों की खुशबू में ढूंढते हैं जीवन का सार। और जल पहरी श्री मोहन नागर जी हैं प्रकृति के सच्चे पहरेदार, प्रकृति के सच्चे पहरेदार। जी, आपका बहुत बहुत आपने समय दिया, आप यहाँ पर आए। मैं भी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि जीवन में जब तक रस रहता है तब तक ही समाज जीवन रहता है। जैसे पतझड़ के समय पे कभी 2 पंक्तियां लिखी थी कि डालियां छोड़ देती है साथ या स्वयं ही गिर जाते हैं पात। डालियां छोड़ देती है साथ या स्वयं ही गिर जाते हैं पात। कोई नहीं सहता जब जीवन में रस नहीं रहता, रस नहीं रहता। इसलिए रस बना करके रखे। वेदुल वाणी के सभी दर्शकों को और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।